Good evening, all of you. Welcome to Sacred Civil. Welcome to my class. Today, what we are going to discuss, we are going to start about the hydrology. Okay. So, what is hydrology? Yes. Good evening, Satish. Good evening, Ravi. How are you all? I hope all of you are fine. Okay. We will start the lecture. I will let you know what we are going to cover today. Okay, so first of all, we will see what is hydrology. Now, basically, hydrology, irrigation engineering, both are nothing but the one which deals with the water surfaces, after that water flow, groundwater flows, underground यानी surface water flow, all these things इससे related जो deal करता है that is nothing but hydrology. Basically, अगर hydrology देखा जाए, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, पहले I will let you know this. Contents of this today's topic will be introduction, importance of hydrology, hydrological cycle, water budget equation, numericals, and some important points which are needed to be remembered from the exam point of view. Okay, so first of all, see here what is hydrology. Now if you will see hydrology, there are two parts, hydro and logy. Now what do you mean by hydro? Hydro deals with water or study of water, you can say. Okay, and logy deals with, logy means science होता है, तो study of, और it is a science. hydrology क्या है? science है, एक science है जो क्या करता है, water से related, यानी water का distribution हो गया, water का मूवमेंट हो गया फ्रॉम वन, एंड वाटर का रेसिडेंस हो गया फ्रॉम वन फेज टू अनदर और इन वन स्टेट टू अनदर, दैट इज नथिंग बट दी हाइड्रोलॉजी. सो बेसिकली द वन साइंस, जो साइंस होता है, जो साइंस वाटर के फ्लो के बारे में, वाटर के मूवमेंट के बारे में, उसके अलग अलग फेजेस के बारे में किस तरीके से रिटेन करता है वो अलग अलग फेजेस में, उसके बारे में डिस्कस करता है, दैट इज नथिंग बट दी हाइड्रोलॉजी. I hope all of you are getting. Yes, Swati, good evening. Okay, so हाइड्रोलॉजी की नीड क्यों है, हाइड्रोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों होना चाहिए हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी की स्टडी इसलिए करना ज़रूरी है, रीज़न इज, सबसे पहले फ्लड और ड्रॉट्स कंडीशन जो भी डेवलप्स होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलॉजी करना ज़रूरी है. क्या यस, इम्पोर्टेंस इज टू कंट्रोल flood or droughts condition. Okay, next, to provide a system, ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करनी है सो दैट क्रॉप्स को, फार्म में, खेतों में क्रॉप्स को, जो जितना भी हम अनाज, जितने भी प्लांट्स उगाते हैं, इन सबको प्रॉपर पानी मिले, टू प्रोवाइड सिस्टम फॉर क्रॉप यील्डिंग. ठीक है, ताकि अच्छे से प्रोडक्शन हो जाए, एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छे से ग्रोन हो जाए. टू प्रोवाइड और टू ड्रेन सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम फॉर द सब सरफेस वाटर फ्लो, जो अंडरग्राउंड वाटर होगा उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना. नेक्स्ट, टू डू अर्बन प्लानिंग. अर्बन प्लानिंग क्या करना है, अर्बन प्लानिंग मतलब पानी किसी भी अर्बन एरिया में, किसी भी टाउन में, किसी भी सिटी में अच्छे से पानी सप्लाई करना है, दोनों पर्पस के लिए, वाटर सिस्टम भी और वेस्ट वाटर सिस्टम भी, ये प्रोवाइड करना, ये एक पर्पस है, इम्पोर्टेंस है हाइड्रोलॉजी का. उसके बाद रिवर का जो फ्लो है उसके बारे में स्टडी करना, टू स्टडी रिवर फ्लो. तो ये सारी रीजंस है जिसके लिए हमें हाइड्रोलॉजी पढ़ना चाहिए. ठीक है, नाउ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं या डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत पहले पता है, बहुत शुरू से पता है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं. बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी अगर देखा जाए
जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ नथिंग बट सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी यानी सनरेज का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल शुरू कहाँ से होती है, अगर देखा जाए कहाँ से होती है, जहाँ कहीं भी सलाइन वाटर यानी जिसमें सॉल्ट होता है, उस वाटर को अगर हम कंसिडर करते तो वहाँ से पानी का इवेपोरेशन होता है, यानी पानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। तो ये सलाइन वाटर या सॉल्ट वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, या तो सी में होता है या फिर ओशियन में होता है। ठीक है, जब इस पानी को सनरेज सोलर लाइट मिलती है तो क्या होता है, पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर्स जनरेट होती है, और इस वाटर वेपर्स जनरेशन प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। जैसे इवेपोरेशन होके गैसियस फॉर्म में पानी ऊपर चला जाता है, तो ऊपर, क्योंकि वो लाइट होता है, गैस फॉर्म तो हमेशा लाइट होता है ना, तो वो ऊपर चला जाता है। जैसे ही ऊपर जाता है तो अप इन द क्लाउड उसको ठंडी हवा लगती है, ड्यू टू विच इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लाउड। इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या है ये, कंडेंसेशन। ये क्लाउड्स जैसे माउंटेनियस रीजन्स की तरफ जाते हैं, और जब उसको टकराते हैं माउंटेन्स को, क्योंकि तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, विच इज़ नथिंग बट दी प्रेसिपिटेशन। क्या है वो, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल। इसका मतलब सॉलिड स्टेट से वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ये जब रेनफॉल ज़मीन पे पहुंच जाता है, ग्राउंड सरफेस पे पहुंच जाता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो पानी ज़मीन के ऊपर बहता है, दैट इज़ नथिंग बट नोन एज रन ऑफ। ओके, जो ज़मीन के ऊपर बहने लगता है पानी, वो है रन ऑफ। कुछ अमाउंट पानी अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है और अर्थ सरफेस तक पहुंचता है। ये जो अर्थ सरफेस तक पहुंचता है उसको बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसे, इनफिल्ट्रेशन। अर्थ सरफेस तक जो पहुंचता है, कुछ वाटर अलग अलग सॉइल जोन्स के, अलग अलग सॉइल के जोन्स में पहुंचता है, उसे बोला जाता है परकोलेशन। ये प्रोसेस क्या है, परकोलेशन। ये मैं वापस अलग से भी लिखूंगी। ठीक है, सॉइल के अलग अलग जोन्स में, अलग अलग लेयर्स में जाता है, यानी परसीव हो रहा है, एक के बाद एक दूसरे लेयर्स में जा रहा है, दैट इज नथिंग बट दी परकोलेशन। परकोलेशन होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज, कुछ अमाउंट जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ट्रीज में लीव्स जो होती है, उनका लीव्स में पोर्स होते हैं, ये पोर्स कुछ पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट नोन एज इंटरसेप्शन, यानी पानी उनके अंदर भी चला जाता है। कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो ये प्लांट्स, ये ट्रीज अपने अंदर से वापस जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, अमाउंट ऑफ वाटर है, वो वापस रिलीज कर देती है इन द एटमॉस्फेयर, इवेपोरेट हो जाता है या फिर लीव्स से, उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो वो हो गया प्रोसेस ट्रांसपिरेशन, जो वापस ओपन टू एटमॉस्फेयर जाएगा, वो होगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, उसके अलावा कुछ वाटर स्ट्रीम से मिल जाता है, जैसे रन ऑफ बहने लगता है। रन ऑफ मतलब जो ज़मीन के ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, जो सब हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, परकोलेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, इंटरसेप्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ज़मीन के ऊपर से बहने लगता है, सॉइल के, मिट्टी के ऊपर से, ज़मीन के ऊपर से, ग्राउंड सरफेस के ऊपर से बहने लगता है, उसको बोलते हैं रन ऑफ। ये रन ऑफ आगे जाके कहीं ना कहीं किसी चैनल को, किसी स्ट्रीम को मिल जाता है, उसको बोला जाता है स्ट्रीम फ्लो या फिर ग्राउंड फ्लो। ग्राउंड फ्लो यानी ग्राउंड से पानी बहता है और वापस कहीं ना कहीं जाके स्ट्रीम को मिलता है। स्ट्रीम फ्लो भी वही है, कहीं ना कहीं जाके स्ट्रीम को मिल जाता है, दैट इज नथिंग बट दी स्ट्रीम फ्लो। सो दीज आर ऑल द प्रोसेस इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली ये साइकिल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुई ये साइकिल, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, और स्ट्रीम फ्लो से वापस ये ओशन को मिल जाती है। सो ये कंप्लीट हो गया
एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गई, दैट इज़ नथिंग बट, इसलिए इसको साइकिल बोला जाता है। तो ये डेफिनेशंस में अलग अलग लिख रही हूँ, आपको समझा दी है मैंने, मैं फिर से लिख रही हूँ बस। सबसे पहला हो रहा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में बन रहे हैं वाटर वेपर बन रहे हैं, ठीक है, यानी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगला जो है उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मैंने समझा दिया, क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में, ओपन टू एयर में, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन, यानी क्या हो गया, क्लाउड्स का कन्वर्जन हो गया रेन वाटर में, रेनफॉल में, तो है प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन वेजिटेशन एब्सॉर्ब कर लेती है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन, ठीक है। तो ये इंटरसेप्शन क्या है, वेजिटेशन एब्सॉर्ब द वाटर। इंटरसेप्शन हो गया। इंटरसेप्शन के बाद अगला आता है सम अमाउंट गेट्स इनफिल्ट्रेटेड, ग्राउंड के अंदर जाके अर्थ सरफेस तक पहुंचता है। अर्थ सरफेस लिख रही हूँ मैं डायरेक्टली, तो ये है इनफिल्ट्रेशन। एक है परकोलेशन। परकोलेशन क्या है, अलग अलग सॉइल के लेयर्स में जा रहा है, उसको बोला जाता है परकोलेशन, ठीक है। परकोलेशन के बाद है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, वेजिटेशन से, ग्राउंड से पानी वापस क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में वापस जा रहा है, फ्रॉम वेजिटेशन टू एयर, वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बाद है ग्राउंड फ्लो। ग्राउंड फ्लो यानी ग्राउंड से फ्लो होके स्ट्रीम पे मिलेगा, किसी चैनल से मिल जाएगा पानी, वो स्ट्रीम फ्लो। अल्टीमेटली रन ऑफ का पानी स्ट्रीम में बहने लगता है, वो है स्ट्रीम फ्लो। और नेक्स्ट है रन ऑफ। रन ऑफ क्या है, रन ऑफ है जो पानी एक्सेस फ्लो ओवर द अर्थ सरफेस, ओवर ग्राउंड सरफेस, ओवर अर्थ सरफेस, वो है रन ऑफ। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? आई होप आपको सबको समझ में आ गया मैंने जो जो समझाया, ठीक है। सो ये सारी है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसी से सब, इन्हीं सब प्रोसेस, सारे प्रोसेस से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम देखें वाटर बजट इक्वेशन, तो क्या बनता है वाटर बजट इक्वेशन, इन्हीं सारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के प्रोसेस से अगर हम वाटर बजट इक्वेशन कैलकुलेट करने जाते हैं तो दो पार्ट है इसमें, एक है इनफ्लो, दूसरा है आउटफ्लो। सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इट इज नथिंग बट दी चेंज इन स्टोरेज। दिस इज द इक्वेशन फॉर वाटर बजट इक्वेशन। यानी अगर आपको पता करना है कि चेंज इन स्टोरेज क्या है, तो इनफ्लो, जो इनफ्लो यानी इन आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है, वो इनफ्लो। जो अवे जा रहा है, अवे मतलब ग्राउंड सरफेस से दूर जा रहा है, दैट इज नथिंग बट दी आउटफ्लो, विच इज नथिंग बट नोन एज वाटर बजट इक्वेशन। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ओवरऑल so P minus R minus E minus G minus T is equal to change in storage which is shown as delta. Delta हमेशा change होता है. S stands for storage. So P minus R minus E minus G minus T, that is nothing but the change in the storage. Okay. So क्या क्या आएगा इसमें देखो. P stands for precipitation.
R stands for runoff, ठीक है. E stands for evaporation, G stands for ground flow or groundwater flow, T stands for transpiration. ये सारी डेफिनेशंस मैंने एक्सप्लेन कर ली है आपको, ठीक है, क्या क्या होगा. अब आप सोचोगे कि इनफ्लो आउटफ्लो ये डायरेक्टली कैसे आ गए. डायरेक्टली इसलिए आते हैं, दो पार्ट है एक्चुअली इसमें. आई विल शो यू. एक हम इसमें दो पार्ट कंसिडर करते हैं. एक है ग्राउंड फ्लो. अगर ग्राउंड फ्लो का पार्ट लेते हैं वो एक आएगा, और एक आएगा सब व्हाट यू कैन से सब सरफेस फ्लो. ये हो गया सरफेस फ्लो, ये हो गया सब सरफेस फ्लो. ये मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, यू नो दैट. ओके, सो हमें बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम फटाफट चीज़ें कवर अप करेंगे. तो सरफेस फ्लो और सब सरफेस फ्लो लेते हैं. तो सब सरफेस फ्लो लेंगे तब उसमें जो इन्फिल्ट्रेशन होगा, जो परकोलेशन होगा, ये सारी चीज़ें माइनस हो जाएगी. उसमें क्या आएगा, रन ऑफ आएगा बस, ठीक है, प्रेसिपिटेशन आएगा. ये सारी चीज़ें पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी, ये सब, और बाकी की चीज़ें आउटफ्लो ली जाएगी. सब सरफेस में क्या होगा, सब सरफेस में इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी. वेयरएज जो ग्राउंड पे है रन ऑफ और जो इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो सारा आउटफ्लो में लिया जाएगा. इन दोनों का जब एडिशन लेते हैं ओवरऑल तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, दैट इज नथिंग बट P माइनस R माइनस E माइनस G माइनस T. सो ध्यान रखना, PREGT, इट इज़ अ सिंपल वे टू रिमेंबर, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन द स्टोरेज. सो दिस इज द नथिंग बट वाटर बजट इक्वेशन. अब ये जब वाटर बजट इक्वेशन हम लेते हैं, ये वाटर बजट इक्वेशन लेते वक्त हमें एक और चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है. दैट इज़ नथिंग बट, जो मैं आई थिंक एक और स्लाइड में बता दूंगी, जस्ट गिव मी टाइम. ओके, हाँ, सो आई एम एक्सप्लेनिंग हियर ओनली. वन मोर टर्मिनोलॉजी कम्स हियर फॉर द वाटर. एक और टर्मिनोलॉजी आती है वाटर के लिए, दैट इज़ नथिंग बट रेसिडेंस टाइम. रेसिडेंस टाइम क्या होता है बेसिकली मैं बताती हूँ. रेसिडेंस टाइम मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट में जब वाटर रिटेन होता है कुछ टाइम के लिए और फिर वो एक फेज से दूसरी फेज में चला जाता है, उसको बोला जाता है रेसिडेंस टाइम. रेसिडेंस टाइम का एक पर्टिकुलर, मैं फिर से रिपीट करती हूँ रेसिडेंस टाइम की डेफिनेशन. क्या है रेसिडेंस टाइम? एक पर्टिकुलर फेज में वाटर कितनी देर रुकता है, रिटेन होता है. जैसे कि हमने देखा था पहले वाटर वेपर बन रहा है इवेपोरेशन से, तो वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम रुक रहा है, फिर उसका कंडेंसेशन हो रहा है, फिर उसका प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये जो वाटर रिटेंशन है इन अ पर्टिकुलर फेज और फिर उसका मूवमेंट है वन फेज टू अनदर, इट इज़ नथिंग बट नोन एज रेसिडेंस टाइम. सो रेसिडेंस टाइम के डेफिनेशन अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला फॉर द रेसिडेंस टाइम इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर फेज अपॉन एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज स्लो रेट ऑफ फेज. ओके, क्या है फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ फेज, एक पर्टिकुलर फेज में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन होगा, वो रिटेन होगा, वो डिवाइडेड बाय एवरेज रेट ऑफ रेट विच इज स्लो वन, एवरेज स्लो रेट इन अ फेज. यानी वो फेज धीरे धीरे कैसे चेंज हो रही है, उसका रेट क्या है चेंज होने का. इट मे बी इन टर्म्स ऑफ टाइम ओनली ऑब्वियसली. सो दिस इज नथिंग बट दी रेसिडेंस टाइम. गॉट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है रेसिडेंस टाइम, इसलिए मैंने कवर अप कर लिया. सो क्या क्या देखा हमने डिस्कस किया हाइड्रोलॉजी क्या है, बेसिक सिंपल डेफिनेशन, उसके बाद उसका बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व होती है. ठीक है, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया वाटर बजट इक्वेशन भी, और वाटर बजट इक्वेशंस कैसे जनरेट होती है ग्राउंड फ्लो और सब सरफेस फ्लो से. आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है जो जो समझाया. नाउ वी विल सॉल्व सिंपल न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दिस. बहुत ही सिंपल है, आई विल सॉल्व, यू हैव टू जस्ट फोकस. ओके, अ लेक, द इक्वेशन इज फ्रॉम, क्वेश्चन इज फ्रॉम के सुब्रमण्या विच इज़ वेरी फेमस बुक इन द हाइड्रोलॉजी. उसी का इक्वेशन एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने, जस्ट टेक इट एज अ रेफरेंस ताकि हम एक सॉल्व करें तो आपको आइडिया आए कैसे हो सकता है. आप ये जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो
जब अगर इन केस आता है क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें, सो मैं इसलिए स्किप नहीं करना चाह रही थी. ओके, सो बैक टू द न्यूमेरिकल. क्वेश्चन इज अ लेक हैज वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ, आई होप इट इज विजिबल, yes it is visible to you. A lake has water surface elevation of 103.2 meter above datum. Okay, in a month the lake receives an average inflow of 6 cumecs. 6 cumecs मतलब 6 meter cube per second. Okay, and in the same period the outflow from the lake was 6.5 cubic. Cubic again stands for meter cube per second. ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्या है हम डिटेल में जाएंगे. In the same month the lake receives a rainfall of 145 mm and evaporation in the lake surface was 6.1 centimeter. The surface area of the lake is 5000 hectares. Calculate the surface elevation of the lake at the end of this month. क्या क्या बोला है उन्होंने, इस न्यूमेरिकल में क्या क्या पार्ट दिया है, पहले ये डिस्कस करते हैं. गिवन डेटा पहले फोकस करते हैं. अ लेक हैज सरफेस एलिवेशन. सरफेस एलिवेशन दिया हुआ है आपको. लेट अस कंसिडर इट एज एच और एलिवेशन को एज इट इज रखते हैं, एच मान लो. ठीक है, इसका पार्ट हमें अभी यूज नहीं करना, सो कीप इट एज इट इज. इन अ मंथ, एक मंथ में क्या बोला है उन्होंने, इन अ मंथ द लेक रिसीव्स एन एवरेज इनफ्लो. इनफ्लो मतलब हमारे पास आ रहा है तो ऑब्वियसली ये मास इनफ्लो है. ठीक है, 6 क्यूमेक. दिस इज नथिंग बट द डिस्चार्ज विच इज कमिंग टूवर्ड्स, सो क्यू इन है, ये क्यू इनफ्लो है. डिस्चार्ज कैसे मेजर किया जाता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो इट इज क्यू इन. एंड इन द सेम पीरियड द आउटफ्लो फ्रॉम द लेक वॉज 6.5 क्यूमेक. क्यूमेक मतलब अगेन डिस्चार्ज है, पर ये आउटफ्लो है, इसका मतलब ये आउटगोइंग है, क्यू आउटगोइंग है ये, यानी मास आउटगो है, आउटफ्लो है. इन द सेम मंथ दिया हुआ है, द लेक रिसीव्स, एक ही महीने में, उसी महीने में रिसीव अ रेनफॉल. रेनफॉल इसका मतलब क्या दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है. प्रेसिपिटेशन आपको पता है इनफ्लो में आता है. इवेपोरेशन हुआ है, और इवेपोरेशन कितना हुआ है लेक से, लेक है ऑब्वियसली, तो लेक से पानी कुछ ना कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा. तो ये ई दिया हुआ है विच इज़ नथिंग बट दी आउटफ्लो. सो 6.1 सेंटीमीटर है, ये क्या है, आउटफ्लो. सो द सरफेस एरिया ऑफ द लेक कितना है, एरिया दिया हुआ है 5000 हेक्टर्स. कैलकुलेट द सरफेस एलिवेशन ऑफ द लेक. आपको नया सरफेस एलिवेशन एंड होने के बाद कितना होगा वो पूछा है, H1 पूछा है, ऐसे मान लो. अब हम जाते हैं न्यूमेरिकल पे. ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन स्टोरेज. चेंज इन स्टोरेज का आपको फॉर्मूला पता है, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो. जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड. अब सारी टर्मिनोलॉजीज हम इनफ्लो की एक साथ कंबाइन करते हैं. न्यूमेरिकल आपने देखा तो क्या पता चला, एक है इसमें डिस्चार्ज दिया हुआ, ठीक है, क्यू इनफ्लो. उसके बाद एक और चीज़ दी है, इसमें दिया हुआ है प्रेसिपिटेशन, ये भी इनफ्लो में आएगा, है ना. आउटफ्लो में क्या आएगा, आउटफ्लो में आएगा क्या क्या, क्यू आउटफ्लो यानी डिस्चार्ज जो बाहर जा रहा है वो, और जो इवेपोरेशन हो रहा है वो. अब डिस्चार्ज कैसे दिया जाता है, डिस्चार्ज इज गिवन इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट. सो आपको डिस्चार्ज लेते वक्त कैसे लेना है, इनफ्लो में लेना है डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम. टाइम कितना दिया हुआ है इसके लिए, टाइम आपको दिया हुआ है 1 मंथ. 1 मंथ इसका मतलब कितना हो गया, कैलकुलेशन आंसर आपको बताना है ना, मैं सिर्फ आपको टाइम बता रही हूँ, मतलब प्रोसीजर बता रही हूँ. 1 मंथ इसका मतलब कितना हो गया, 30 डेज हो गया. हमारा डिस्चार्ज किस में है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया हुआ है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 30 इंटू पहले तो 24 डेज, फिर उसके बाद 60 मिनट्स. ठीक है, 60 इंटू 60 इस तरीके से लेना पड़ेगा. 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60. ठीक है, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका टाइम. ठीक है, अब क्यू इनफ्लो में क्या क्या आएगा देखो, नेक्स्ट लाइन में, एक मिनट. इनफ्लो में आएगा डिस्चार्ज इंटू टाइम. डिस्चार्ज कितना है हमारा डिस्चार्ज है, एक मिनट में बता रही हूँ, 6 है. सो डिस्चार्ज इंटू टाइम, टाइम कितना है
30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में है इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया। प्लस क्या आएगा इनफ्लो में आएगा प्लस प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कहाँ हो रहा है रेनफॉल, एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, तो प्रेसिपिटेशन इनटू एरिया। प्रेसिपिटेशन कितना है, प्रेसिपिटेशन इन 145 mm, तो डिस्चार्ज अगर मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 145 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कितना है 5000 हेक्टर है। ध्यान रखना एक हेक्टर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है, तो 5000 इंटू 10⁻⁴, तो आपका क्या आ गया इनफ्लो। आप इससे क्या कैलकुलेट कर पाओगे, इनफ्लो कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब सेम आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करना है मैं बता रही हूँ। आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, आउटफ्लो विल बी कैलकुलेटेड एज, कितना दिया है आउटफ्लो आपको 6.5, डिस्चार्ज जो बाहर जा रहा है वो पर मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो इसको आपको लेना है। इनफ्लो आउटफ्लो बेसिकली वॉल्यूम है, तो इसलिए हम उसको वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे हैं, इसलिए सेकेंड टाइम से इन टर्म्स ऑफ टाइम लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। सो 6.5 इंटू सेम 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि हम इसको सेकेंड में टाइम को कन्वर्ट कर रहे हैं। और इवेपोरेशन कितना है, इवेपोरेशन इज, एक मिनट, इवेपोरेशन आपको दिया हुआ है let me check. हाँ 6.10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो 6.10 को क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² हो जाएगा। तो 6.10 इंटू 10⁻², उसके बाद इंटू एरिया। प्रेसिपिटेशन mm में है, हमें वॉल्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं हम, पर यूनिट एरिया 5000 इंटू 10⁻⁴। सो आपका आ गया आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो आने के बाद व्हाट यू विल डू, you will calculate discharge. So change in storage. So change in storage क्या आएगा, mass inflow minus mass outflow. So tell me the answer quickly. What is your answer? So you will get change in storage. Immediately calculate and tell me the answer. Yes, be ready and tell me the answer. इनफ्लो का पार्ट पूरा प्लस करो, माइनस प्लस है ही ऑलरेडी, इनफ्लो जो आएगा उसको माइनस करो आउटफ्लो से, आपको चेंज इन स्टोरेज मिल जाएगा। जो भी आंसर आएगा रिप्लाई मी इन द चैट इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम, और मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं आंसर आपको कंफर्म कर लूँगी क्या आ रहा है। आई विल गिव यू 2 to 3 minutes, डू इट फास्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, yes, I am waiting for the answers, for your answer. So please, सतीश है, रवि है, स्वाति है, those who are online. उसके बाद शंकरपुर है, पप्पू कुमार है, जो है ऑनलाइन, और भी होंगे। those who are replied in the chat, मैं उनकी बात बता रही हूँ। तो जो है प्लीज़ आंसर इमीडिएटली इन द चैट, आपका चेंज इन स्टोरेज क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे और भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं आज। Please calculate and reply in the chat. Sorry.
चलिए आंसर बताइए फास्ट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशंस है, माइनस करना है बस, इनफ्लो पूरा कैलकुलेट करना है, बाद में आउटफ्लो कैलकुलेट करना है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करना है, आपको चेंज इन स्टोरेज मिल जाएगा। यस एनीबडी, नॉट अ सिंगल वन इज रिप्लाइंग, आंसर दे दो फास्ट, जल्दी। एनीवन? स्वाति, रवि, सतीश, शंकरपुर, पप्पू, कुमार, दे दीजिए आंसर जल्दी से। किसी ने कर ली है कैलकुलेशंस? वन मोर मिनट आई विल वेट, फिर आंसर मैं बता दूंगी और कैसे करते हैं आगे डिस्कस कर लूँगी, ठीक है? वन साइडेड नहीं होगा, आप जब तक आंसर नहीं बताओगे मुझे कैसे समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके डाउट्स क्या है? प्लीज़ रिप्लाई इमीडिएटली। बोलिए जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग अनिल, वेलकम टू द क्लास अगेन। जानती हूँ कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, तो अब मैं बताइए आंसर जल्दी, चेंज इन स्टोरेज का आंसर फास्ट बताइए, आई कांट वेट मोर। यस, आगे का पार्ट भी पढ़ाना है, जल्दी बताइए आंसर चैट में। अनिल आप बताइए, आप काफ़ी आंसर्स देते भी हो हमेशा ही, सो यस टेल फास्ट। नहीं नहीं, मैं क्रॉस चेक करूँ आंसर्स, एक मिनट। निगेटिव नहीं आएगा, एक मिनट में बता रही हूँ। निगेटिव नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, रीज़न बताती हूँ। एक और चीज़ रह गई मेरी तरफ से ही लिखना, आई विल लेट यू नो। यहाँ तक लिख लिया, ये सही है, 145 × 10⁻³ और 5000। हमारा जो आंसर आ रहा है मीटर, ये जो आ रही है वैल्यूज़, ये इसमें आएगी मीटर मीटर क्यूब में,
यानी m मीटर क्यूब में आएगी। सो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमको इस टर्म को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 10⁻⁻6 से, ये जो प्रेसिपिटेशन वाली टर्म है ना रिवेपोरेशन की, इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर। सो आपका जो आंसर आएगा, यू कैन क्रॉस चेक इट लेटर, आपके पास बुक भी होगी, ऑनलाइन PDF मिल जाएगी। सो आपका जो आंसर आ रहा है डेल्टा चेंज इन स्टोरेज, दैट इज नथिंग बट 2 ये मैंने आगे का बता दिया आंसर, 2.904 मेगा मीटर क्यूब आएगा। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सो m मीटर क्यूब में आ रहा है आंसर। यस करेक्ट है रवि, आंसर करेक्ट है, ठीक है, यही आंसर है। 2.904 इसको लेंगे हम इन टर्म्स ऑफ, अगर कैपिटल M मीटर क्यूब लेते हैं मेगा मीटर क्यूब, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर। पर आपका आंसर बिल्कुल सही है रवि, वेरी गुड। निगेटिव रवि, हाँ आपने जो लिखा है आप सही है, मुझे लगा अनिल ने लिया था आंसर। चलो बस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁻6, यू विल गेट द आंसर। ये आ गया आपका चेंज इन स्टोरेज। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ तक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको निकालना है अगला पार्ट, दैट इज नथिंग बट दी चेंज। मैं ना इरेज करती हूँ ये पार्ट, फिर लिखती हूँ। आंसर तो आपको पता चल ही गया है। थोड़ा ना ये पार्ट इरेज करती हूँ, ताकि यहाँ तक तो पता चल ही गया है, आगे लिखने आएगा ना फिर। अगली स्लाइड सिलेक्ट करने से अच्छा यहीं पे दिखा दूंगी मैं चेंज इन एलिवेशन क्या है। आंसर बिल्कुल सही बताया, पर हाँ कोई नहीं, बिल्कुल सही बताया रवि, आंसर वेरी गुड। टाइमली ऐसी कैलकुलेशन करने, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। अब करेंगे हम मंडे की क्लास, मंडे लूँगी क्लास, तो हम ना MCQs करेंगे। जो पार्ट हुआ है उसके साथ के साथ MCQs करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। सो पेन, सो चेंज इन स्टोरेज पे हम आ गए हैं। हमारा चेंज इन स्टोरेज कितना आया है, बिल्कुल सही बताया है रवि ने, 2.904 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें निकालना है चेंज इन एलिवेशन। चेंज इन एलिवेशन अगर निकालते हैं तो कैलकुलेट द चेंज इन एलिवेशन आपको क्या लेना पड़ेगा। चेंज इन एलिवेशन के लिए चेंज इन स्टोरेज पर यूनिट एरिया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन एलिवेशन। सो चेंज इन स्टोरेज कितना आया है हमारा, 2.904। एरिया हमारा कितना है, 5000 हेक्टर है। इसको 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, आपका मीटर में आएगा आंसर जो आएगा। द आंसर इज 0.0058। मुझे बस ये कंफर्म करो आपका ये आंसर मिल रहा है, मैच हो रहा है या नहीं। इमीडिएटली करो, इसको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है, टाइम लगने वाली चीज़ नहीं है ये। 0.0058 मीटर इज द आंसर। रवि रिप्लाई फास्ट कि ये मैच हो रहा है आंसर। फिर मैं बताती हूँ न्यू सरफेस एलिवेशन कैसे निकालेंगे। इज इट मैचिंग, रवि बताइए आप। टाइम नहीं लगना चाहिए इसको। 2.904 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 10⁻⁴ है। जल्दी बताइए बस, ये 0.0058 आ रहा है या नहीं, क्रॉस चेक कर, क्योंकि ओके वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेरी गुड रवि। सो ये आ गया हमारा 0.0058। न्यू सरफेस एलिवेशन निकालना है। पहला कितना था हमारा पहला प्रीवियस स्लाइड में लिखा हुआ है, पहला सरफेस एलिवेशन पुराना कितना है, 103.2 मीटर। वैल्यू पॉजिटिव आई है, वैल्यू अगर यहाँ पे निगेटिव आती कहीं भी तो हमारा माइनस होता न्यू सरफेस एलिवेशन, यानी पानी घट गया है। बट यहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा है, ऑब्वियसली इससे क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब है चेंज इन एलिवेशन। हमारा जो एलिवेशन है यानी हमारा जो इनफ्लो है वो ज़्यादा है दैन दैट ऑफ आउटफ्लो। तो पुराना कितना था देखो, 103.2 मीटर। तो H
प्लस चेंज इन एलिवेशन, चेंज इन एलिवेशन। आप डेल्टा एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो 103.2 प्लस 0.0058 मीटर, योर आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज 8710 आई थिंक 104.56 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है आंसर। यू कैन क्रॉस चेक। हाँ ठीक है, ये दिस इज द आंसर, 104.56 कुछ आंसर है। ओके, सो यू कैन क्रॉस चेक। एक मिनट में लिख लूँ यहाँ पे। सो बेसिकली क्या है, आपको ना आपका जो प्रोसेस है वो आपको मेन समझ में आना चाहिए। आंसर अगर वैल्यूज़ में भी प्लस माइनस होते हैं थोड़े बहुत, तो बाय मिस्टेक कैलकुलेशन से हो सकते हैं, या तो मुझसे या आपसे। कैलकुलेशन परफेक्ट तभी होंगे जब आपको बेसिक या ओरिजिनल कंसेप्ट पता चले, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर इन मीटर्स, 104.56 इज द आंसर इन मीटर। एक बार कंफर्म कर लो ताकि मैं आंसर कंफर्म कर दूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल टुडे वी हैव कंडक्टेड। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, बाय हार्ट करने हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग चीज़ें मेजर करने के लिए। सी बेसिकली हाइड्रोलॉजी मैंने ऑलरेडी बताया है। हाइड्रोलॉजी क्या है? हाइड्रोलॉजी मतलब है पूरा स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू द वाटर। वाटर है, वाटर फ्लो है, फ्लड कंडीशन, ड्रॉट कंडीशंस, जितनी टर्म्स से रिलेटेड टू वाटर ये सारी होगी। तो हाइड्रोलॉजी में कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं टू मेजर फ्यू पैरामीटर्स जो हम डिस्कस करते हैं, जो हमने कुछ कुछ डिस्कस भी किए। फॉर एग्जांपल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में। आपने देखा होगा हमेशा बोला जाता है कि अभी प्रेजेंटली ये हो रहा है हर जगह इंडिया में कि रेनफॉल कहीं नहीं हो रहा है, बारिश कहीं नहीं हो रही है, और मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है बट रेनफॉल नहीं हो रहा है। तो ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो हमें गर्मी फील होती है या फिर हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ओवरऑल उसके बाद ही बारिश होती है ह्यूमिडिटी के बाद, बट वो हो नहीं रही है। तो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज नथिंग बट द साइक्रोमीटर। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ह्यूमिडिटी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करना है तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज हाइग्रोमीटर। टू मेजर द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंबाइन इट इज नथिंग बट नोन एज थर्मो हाइग्रोमीटर। थर्मो स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, हाइग्रो फॉर ह्यूमिडिटी, तो थर्मो हाइग्रोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो सनलाइट की जो रेडिएशंस आ रही है जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनकी वो कितनी इंटेंस है वो पता करना है तो पायरेलियोमीटर यूज़ किया जाता है। कितनी वेवलेंथ है उसकी वो पता करने के लिए। विंड स्पीड, अगर क्योंकि विंड स्पीड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेसिपिटेशन में, रेनफॉल में, तो विंड स्पीड पता करने के लिए स्पीड कितना है हवा का, कितनी हवा तेज़ चल रही है पता करना है तो हम एनीमोमीटर यूज़ करते हैं। रेनफॉल की डेप्थ कितनी है वो पता करनी है तो आपको पता होगा, आपने इरिगेशन में भी देखा होगा कुछ कुछ पार्ट, तो ओम्ब्रोमीटर यूज़ करते हैं। फिर उसको प्लूवियोमीटर भी बोला जाता है, एम्ब्रोमीटर या प्लूवियोमीटर। अगर ये ऑप्शन में आता है ऑब्वियसली आप सिलेक्ट करोगे दोनों, या फिर जो एक होगा तो एक सिलेक्ट करोगे। ट्रांसपिरेशन अगर मेजर करना है, ट्रांसपिरेशन क्या है? वेजिटेशन से वापस एटमॉस्फेयर में कितनी पानी इवेपोरेट हो रहा है या वापस जा रहा है, वो है फाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। दैट इज नथिंग बट ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। उसके अलावा इवेपो ट्रांसपिरेशन जो होता है उसके लिए लाइजीमीटर यूज़ किया जाता है। सिर्फ इवेपोरेशन पता करना है कितना एब्सॉर्ब हो रही है हवा में, वाटर वेपर बन रही है, उसके लिए एटमोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो परमियामीटर यूज़ किया जाता है। और टू मेजर द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हम रेनफॉल सिमुलेटर यूज़ करते हैं, ओके। उसके अलावा आइसोप्लीथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज आइसोप्लीथ? बेसिकली अगर आपको कोई फेनोमेनन मेजर करना है कि आपको कोई टर्म मेजर करनी है, जैसे आपको वॉल्यूम मेजर करना है, आपको प्रेशर पता करना है एटमॉस्फेयर में कितना है, तो आप क्या करते हैं? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं मैप में जो आपको पर्टिकुलर वैल्यू दिखाती है यूनिफॉर्म वे में, उसको बोला जाता है आइसोप्लीथ, ओके। सो आइसोबार जो ड्रॉ किया, आइसोबार के लिए आइसोप्लीथ क्या पता करते हैं, क्या वैल्यू हम पता करते हैं? प्रेशर, ठीक है। आइसोबाथ जब टर्म आती है तो हम डेप्थ पता करते हैं वाटर की, इसीलिए
बैधीमेट्रिक जो सर्वे किया जाता है अंडर वाटर में, उसको बैधीमेट्रिक भी बोला जाता है, बैधीमेट्रिक सर्वे या फिर बैधीमेट्रिक मैपिंग बोला जाता है। आइसोब्रॉन्ट जब टर्म आती है, ये मैं एडिशनल बता रही हूँ, आइसोब्रॉन्ट जो टर्म आती है, बैधीमेट्रिक जो टर्म बताई मैंने वो एडिशनली बताई। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। आइसोब्रॉन्ट जो है थंडर स्टॉर्म यानी तूफान जो आता है हवा के साथ साथ बहुत तेज़ और बिजली भी कड़कती है, तो उसको थंडर स्टॉर्म बोलते हैं बेसिकली। उसके लिए वो आइसोब्रॉन्ट से मेजर किया जाता है। आइसोहील जो है वो सनशाइन इंडिकेट करता है। आइसोहाइट्स जो होती है ये तो हमें पता ही है, जो हम आगे पढ़ेंगे, हाइटोग्राफ मेथड, जो आइसोहाइटल मेथड भी है रेनफॉल मेजर करने के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए, तो रेनफॉल के लिए आती है वो। आइसोनीफ ये जो टर्म है वो स्नोफॉल के लिए यूज़ की जाती है। आइसोराइन फ्रोस्ट एक्शन के लिए, जो अगली टर्म्स अगली क्लास में हम ये सारी टर्म्स देखने वाले हैं। रेनफॉल होता है तो फ्रॉस्ट, ड्रिजल, हेल, स्टॉर्म, ये सारी चीज़ें क्या क्या है ये इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे अगली क्लास में। आइसोथर्म यानी टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, और आइसोप्लीथ जो है हम इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारे पॉइंट्स आई होप सो आप सबको समझ में आ गए हैं। आज की क्लास आपको समझ में आ गई। आज से हमारी हाइड्रोलॉजी की क्लास शुरू हो गई। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 दिन के बाद हमारी अगली क्लास शेड्यूल हो जाएगी, आपको पता चल ही जाएगा कुछ आवर पहले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने हाइड्रोलॉजी क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका इम्पोर्टेंस, सरफेस फ्लो, अंडरग्राउंड यानी सब सरफेस फ्लो, उसके बाद वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, उसके अंदर जो दी टर्म्स आती है वो डिस्कस की है। वाटर बजट इक्वेशन हमने देखा है, हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, और उसके अलावा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट अदर देन सिलेबस पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। इन सबके इसका PDF फॉर्म में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो जो हमने डिस्कस कर लिया। एट द एंड ऑफ वीक यानी ऑन संडे यू विल गेट। ओके, so thank you so much for watching Sacred Civil. You can get the notes from the Telegram, which is the link which is always provided in the description. Okay, and if you have any queries you can ask right now. No, हाइड्रोलॉजी नहीं हुआ 2 क्लास में ख़त्म, अभी तो शुरू हुआ है अनिल। हाइड्रोलॉजी को काफ़ी टाइम है, मैंने बोला मैं 2 दिन बाद शुरू करूँगी। लिसन केयरफुली, मैं जो कह रही हूँ, मैंने बोला नहीं मैंने 2 क्लास में ख़त्म किया है। क्लास अभी शुरू हुई है, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगा 2 क्लास में, बताइए आप। ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, शुरुआत ही आज हुई है। लिसन केयरफुली व्हेन आई एम सेइंग, मैंने बोला 2 दिन बाद क्लास अगली शेड्यूल कर लूँगी, ये बोला मैंने। और जो आज हुआ है उसकी PDF आपको वीकेंड को सैटरडे संडे में मिल जाएगी, टेलीग्राम के थ्रू आपको आप तक पहुंच जाएगी PDF। ओके, आज जो जो हुआ है, कल नहीं है बेटा क्लास, कल किसी और सब्जेक्ट की हो सकती है शेड्यूल में भी। ओके, सर विल लेट यू नो और यू विल गेट द नोटिफिकेशन वॉट एवर इट मे बी। ठीक है ना, हाइड्रो की कल नहीं है क्लास, जैसे शेड्यूल हो जाएगी आपको पता चल जाएगा एक दिन पहले ही, डोंट वरी। इसके अलावा कुछ सिलेबस रिलेटेड या जो आज हुआ है उससे रिलेटेड डाउट हो, यू कैन आस्क। ओके, यू आर न्यू हियर, ओके फाइन, जस्ट कीप इन माइंड पंकज, सब्सक्राइब टू द चैनल सैक्रेड सिविल एंड कीप द बेल आइकन ऑन। अगर आप बेल आइकन ऑन रखोगे, क्लासेस देखो कम से कम 6 से 8 घंटे पहले या कभी कभी उससे पहले शेड्यूल हो जाती है। सो आपको पहले ही इंटीमेशन आ जाएगा, आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको चैनल से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस टाइम ये क्लास है शेड्यूल। आप अगर रिमाइंडर ऑन करोगे तो रिमाइंडर भी आपके मोबाइल में इंडिकेट होगा। ठीक है, लैपटॉप से क्लासेस करते हो तो आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, चैनल का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। जस्ट कीप सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप द बेल आइकन ऑन, देन यू विल गेट टू नो इमीडिएटली। ओके, उसके अलावा टेलीग्राम का भी चैनल लिंक, ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आर देयर एनी काइंड ऑफ अदर डाउट्स टू एनीबडी एल्स? किसी को और को कोई डाउट्स है प्लीज़ पूछ लेना, यू कैन आस्क।
ओके पंकज, किसी और को कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं. जस्ट गिव यू 2 मिनट्स, 2 मिनट दे रही हूँ मैं. किसी को कुछ लिखना हो चैट में, कुछ समझ में कुछ भी पूछना हो, डाउट पूछना हो रिलेटेड टू दिस सिलेबस से रिलेटेड, अगर आपको पता ना हो कुछ पॉइंट्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आगे, यू कैन आस्क. ओके ओके, वेलकम पंकज. चले ठीक है, आई होप किसी को डाउट्स नहीं है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आई ऑल ऑफ यू आर वेल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड नाइट. Keep studying regularly. Okay, I'll end up the class now.